स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके। कल हमने पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचिंग वाला हिस्सा। आज जो है हम बाकी का सिलेबस जो है वो मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक चीज जो मैं आपको बताती चलूं जो कि आगे आपको कंसेप्ट समझने में इस्तेमाल होगा, वो है प्रोसेस ऑफ मेमोरी। ठीक है। मेमोरी, जब हम किसी चीज को याद करते हैं, और याद करने से मतलब वो हमारे सेंस में आने से लेकर के लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने तक जो प्रोसेस होता है, उसमें आता है ये इनकोडिंग। ठीक है। फिर उसको हम स्टोर करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना, और उसको वापस से इस्तेमाल करने को, दोबारा याद करने को, उसे कहते हैं रिट्रीवल। ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, वर्ड आगे जो है इस्तेमाल होगा। रिट्रीवल को दोबारा बोलिए बाजियाफ्त मैम। करना भी कहते हैं। हम्म। किसी चीज एनकोडिंग को को क्या याद जो कहोगे? करते हैं ना, इनकोडिंग कहते हैं उसको। जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा था ना, कंप्यूटर चीजों को जो है लैंग्वेज हम्म। को कोडिंग करता है, इनकोड करता है, डिकोड करता है किसी भी चीज के इनपुट को, है ना। जी। तो इनकोडिंग होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने जहन में डालना। ठीक है ना। तो इनकोडिंग के ओके कई मैम। तरीके होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वो मेमोरी में जो है ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं हम किसी चीज को याद करने के लिए। चंकिंग वगैरह बताई थी कि किसी स्टेप्स वगैरह को याद करने के लिए हम उसका एक्रोनिम बना लेते हैं उसके फर्स्ट लेटर से। या फिर अगर किसी का फोन नंबर हमें याद करना हो तो 10 डिजिट का फोन नंबर जो है हम 3-3 डिजिट के टुकड़े में याद करते हैं, इस तरह से जो होता है। तो ये सारे तरीके जो होते हैं ये कोडिंग के तरीके हैं। तो हम किसी चीज को मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए पहले इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं। ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनकोड करने के। बहरहाल उसको याद करने का जो तरीका होता है उसको इनकोडिंग कहते हैं। और स्टोरेज मतलब उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर रखना। स्टोर बहुत से इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उसका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल ज्यादा होता है। जैसे जब हम घड़ी देखना सीखते हैं, ठीक है ना, तो हमें याद हो गया है कि अब कितने पर कौन सा कांटा रहेगा, तो उसका हम क्या मतलब समझेंगे। अब चूंकि हम उसको रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वक्त घड़ी देख रहे हैं, तो इसलिए वो बात याद है हमें। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसका इस्तेमाल तो नहीं होता है हमें, लेकिन सॉरी, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी उसका इस्तेमाल पड़ सकता है। जैसे जो चीजें आज आप पढ़ रहे हैं, इम्तिहान के दिन इसका इस्तेमाल होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको रिवीजन के थ्रू आप स्टोर करेंगे इसको। आप हर हफ्ते या हर तीसरे दिन जो है इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, पलट लेंगे, ताकि आप उसे स्टोर कर सकें, है ना। तो ये रिट्रीवल तो वो होगा? नहीं, ये स्टोरेज होगा। ये ओके। स्टोरेज का तरीका होगा। रिट्रीवल तब होगा जब आप जरूरत के वक्त इसको दोबारा से आप याद करें और उसका इस्तेमाल करें। वो होता है ठीक। रिट्रीवल। कि आप घर से जो है ग्रोसरी की लिस्ट याद करके गए, और दुकान पे खड़े होकर के जब आप सोच रहे हैं कि हमें यहाँ से क्या क्या लेना था, वो रिट्रीवल होगा। ठीक ठीक है। है। जी। रिट्रीवल का मतलब बाजियाफ्त करना है, यहाँ पे लिखा है मैंने। चले, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या चीजें पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि लर्नर की किन किन चीजों को हमें टीचिंग के दौरान ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। और लर्निंग क्या होती है, कैसे होती है, और मुख्तलिफ थ्योरीज क्या क्या है लर्निंग की। अब जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर का जो पोर्शन है, इससे नेट के एग्जाम में लर्निंग की थ्योरीज भी पूछने लगा है। ठीक है। वो बहुत डेप्थ में पूछते हैं। लर्निंग क्या होती है। लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है एक इंसान के बिहेवियर में। आपने कोई चीज सीखी और उससे आपके रवैये में हमेशा हमेश के लिए एक तब्दीली आ गई। जब बच्चा सीखता है चलना, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिन के बाद भूल जाता है ना। जब वो चलना सीखा तो उसके रवैये में, उसके हरकत में वो तब्दीली आ चुकी है, और वो हमेशा रहेगी। तो लर्निंग कहते हैं उसे, जो कि तकरीबन निस्बतन एक परमानेंट, एक मुस्तकिल तब्दीली हो जाती है इंसान के रवैये में, उसे हम कहते हैं लर्निंग। ये बहुत से कैसे कैसे हो सकती है लर्निंग। तो एक्सपीरियंस के थ्रू हो सकती है, आप कुछ पढ़ करके सीख सकते हैं, किसी ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया हो, रास्ता दिखाया हो, तो उससे आप सीख सकते हैं।
तो लर्निंग जो होती है वो एक प्रोसेस भी होता है और एक नतीजा भी होता है। ठीक है। लर्निंग का सीखने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, जिस जो 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 स्टेप हम करते हैं सीखने में, उसको भी हम लर्निंग कहते हैं। और जो पूरी चीज को करने के बाद जो एक नतीजा निकलता है, जो हमारे जहन में रह जाता है, जो हमारी आदत में रह जाता है, उस नतीजे को भी हम लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग को एज अ प्रोसेस भी हम ट्रीट करते हैं और एज अ आउटकम या नतीजा भी करते हैं ट्रीट। तो लर्निंग के प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, देखें। स्टेप्स ऑफ लर्निंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लर्नर का तवज्जो जो है वो अपनी तरफ करेंगे। जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, जो चीज हमने सिखानी है, उसकी तरफ सबसे पहले लर्नर का तवज्जो डालना जरूरी है। इसको हम रिसेप्शन कहते हैं। रिसीव करना, रिसेप्शन का मतलब रिसीव करना लर्नर के अटेंशन को, उसके तवज्जो को अपनी तरफ। उसके बाद जो है हम लर्नर को इन्फॉर्म करेंगे, उसको इत्तला देंगे कि हमने आपको सिखाना क्या है। ठीक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाना था, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस मुझे आपको समझाना था, तो मैंने आपको भेज दिया वो शॉर्ट नोट्स कि ये जो है मैं आपको दे दे रही हूँ, यही मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि हम आज क्या सीखने वाले हैं, है ना। आप क्या तवक्को कर सकते हैं आज टीचर से कि आप क्या सीखने वाले हैं। तो वो होती है एक्सपेक्टेंसी। क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी। यानी कि आप जो प्रायर नॉलेज है, जो पहले से आप इस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं, उसको हम एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। हम आपको चैप्टर के शुरू में बताएंगे कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन है ऐसे जो आप पहले से जानते हैं, और आज आप उसको अपने जहन में रखिए क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। वर्किंग मेमोरी को हमने कहा था ना कि वर्किंग स्लैब होता है वो, वहां पर हम जरूरत की चीजें जो है इकट्ठा करके रखते हैं जब हमें काम करना होता है। तो उसी शॉर्ट तरह टर्म से मेमोरी। रिट्रीवल टू वर्किंग मेमोरी, हाँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो वर्किंग मेमोरी का हिस्सा है, जहां पर काम करता है मेमोरी आकर के सारा, वहां पर हम जो है पहले से जो नॉलेजेस आपको एक्सपीरियंसेस हैं जो आज इस्तेमाल होने वाले हैं, उसको हम पहले इकट्ठा करेंगे। वो आपके जहन में हम ले आएंगे, आपके शऊर में ले आएंगे, ये सारी चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप लर्निंग का। उसके बाद क्या करेंगे हम कि जो चीजें मुझे पढ़ानी है आप लोगों को, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको येलो से हाईलाइट किया हुआ है, जो हेडिंग्स हैं उसको रेड से लिखा हुआ है, ब्लैक से लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। ये क्या है कि ये सारी चीजें जो है आपको पूरे इस पैराग्राफ में जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें वो सारी चीजें हाईलाइट हो रही हैं, है ना। तो हमें सिलेक्टिव परसेप्शन पे ध्यान देना है। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से कीवर्ड क्या है, उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, उस चीज को जो है हम हाईलाइट करते हैं ताकि आप उसको खुसूसी तौर पर उसी को परसीव करें। ठीक है। तो वो हो जाती है सेलेक्टिव परसेप्शन। ये हमारा अगला स्टेप होगा। इन्फिल्ट्रेशन उसके आएगा बाद मैम इसमें। जी, इन्फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन जो था हम पढ़े थे वो इसी में आएगा। पर्टिकुलर पॉइंट्स को सेलेक्ट करना। हाँ 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 हाँ, जी बिल्कुल यहाँ पे आएगा वो। ठीक है। उसके बाद जो है अगला हम क्या करेंगे कि हम इनकोडिंग करेंगे। अब यहाँ पे इनकोडिंग की बात आई कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप इस इंफॉर्मेशन को रखिएगा कैसे, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है। लर्निंग प्रोसेस में टीचर का काम ये भी होता है कि आप चीजों को, मैंने बता तो दिया ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप इसको याद कैसे रखेंगे उसके तरीके बताना। ठीक है। इंस्ट्रक्टिंग हाउ टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड इनकोड द इंफॉर्मेशन। आप इसको समझेंगे कैसे, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद कैसे रख सकते हैं, इसके लिए गाइड करना होता है। जब वो हो जाएगा अ, जब वो हो जाएगा तो उसके बाद जो है रिस्पॉन्डिंग आएगा अगला। इसमें क्या करना है हमने कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवानी है, कुछ ऐसे टास्क टास्क करवाने हैं जिससे कि आपकी लर्निंग बेहतर हो या पुख्ता हो सके। जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करवाना। ठीक है। मैंने अभी जो है आपको ये चीज पढ़ा है, मैं 5 क्वेश्चन भी इसके बाद सॉल्व करवा दूं, तो इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा अच्छे से।
या अगर कोई प्रैक्टिकल वाली कोई चीज है तो उसमें प्रैक्टिकल करके दिखा दें, कोई एक्टिविटी करके दिखा दें, किसी मॉडल से समझा दें। तो ऐसा कोई अलग से काम करना इंफॉर्मेशन देने या पढ़ाने के अलावा, जिससे कि लर्नर को ज्यादा अच्छे से याद हो सके, वो रिस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है। अब लर्नर अच्छे से याद करे इसके लिए हम उसको रीइंफोर्स करेंगे। ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मान ले, तो उसके लिए जो हम आपको फीडबैक देंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया है आपने, या हम आपको रिवार्ड भी दे सकते हैं। टीचर क्लासरूम में स्टूडेंट को रिवॉर्ड दे सकता है, उसको पॉइंट दे सकता है, स्टार दे सकता है, इस किस्म के इनाम उसे दे सकता है। तो ये रीइंफोर्समेंट किस लिए होता है? लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। कि आप फिलहाल जो इनकोडिंग का काम हो रहा है, अभी अभी जो आप सीख रहे हैं, इसको आप अच्छे से सीख लें, इसके लिए ये रीइंफोर्समेंट होता है। इसके बाद फिर जो है हम रिट्रीवल और रीइंफोर्समेंट भी करेंगे एक बार। यानी कि अगले दिन जो है, मान ले कि हम फिर से सवाल लेकर के आएंगे, कल जो हमने आपको पढ़ाया था उससे चले आप ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है। उससे क्या होगा कि बच्चों का रिटेंशन मजबूत होगा। क्या है कि जब कोई भी मटेरियल, कोई भी कंटेंट हम याद करते हैं ना, तो वो वक्त के साथ हम भूलते हैं। कल जो बात आपने याद की थी वो आज आपको ज्यादा याद होगी, कल कम याद होगी, हफ्ते भर के बाद वो और भी कम आपको याद होगी। तो जितना करीबी वक्त में, जैसे कल की सीखी हुई बात को अगर आप 1 घंटे के बाद आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपने जो चीज सीखी थी वो आपके जहन में फिर से आई, उससे पुख्ता होती है बात, है ना। इंफॉर्मेशन जो है, मेमोरी जो है, वो आपके जहन में पुख्ता होती है, उसको जितना जल्दी जल्दी आप रिकॉल या रिट्रीव करें। ठीक है। तो क्या करेगा टीचर? वहां पे रिट्रीव करेगा, रिट्रीव करवाएगा उस इंफॉर्मेशन को। अगले दिन कोई प्रैक्टिकल करवा देगा, मान लेंगे केमिस्ट्री का कोई क्लास हुआ था, आज हमने जो है कोई रिएक्शन वगैरह आपको बताई, कल हम वही चीज जो है आपसे प्रैक्टिकल करके दिखवाएंगे कि कल जो हमने बताया था आज वो आप कर करके दिखाएं मुझे। तो इससे जो है बच्चे रिकॉल करेंगे, इससे उनकी लर्निंग जो है वो और पुख्ता होगी, और वहां पर हम फिर से फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ रीइंफोर्स करेंगे, रिवॉर्ड भी देंगे। ठीक है। कि बहुत अच्छा, आप इस चीज को याद रखा आपने उसके लिए। अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमने जो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था लर्निंग का, या गोल था हमारा, कि जो चीजें हमने सिखानी थी वो बच्चों ने कितनी सीखी हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें इवैल्यूएशन भी हो जाता है वहां पे लर्निंग का। तो जब इवैल्यूएशन होगा लर्निंग का, तो उसके हिसाब से हम फिर रीटीच करते हैं। हमने टीचिंग के प्रोसेस में देखा था ना, इवैल्यूएशन के बाद में रीटीच हो रहा था। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन भी हो जाता है बच्चों का, कि वो कितना रिट्रीव कर पा रहे हैं, वो कितनी चीजों को समझे हैं, उसी हिसाब से अगला स्टेप भी होता है वहां पे। उसके अलावा जो है टीचर जनरलाइजेशन बताएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने सीखी है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन दूसरी चीजों को सीखने में आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कम्युनिकेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने सीखी थी उसका जनरलाइजेशन इस तरह होगा कि आप अपनी आम जिंदगी में भी उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, इफेक्टिव टीचिंग कैसे करेंगे। और साथ ही साथ जो आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा था वो आप टीचिंग के इस यूनिट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझने में कि इफेक्टिव टीचिंग कैसे होगी। ये जनरलाइजेशन हुआ। तो ये हो गया हमारा लर्निंग का प्रोसेस। समझ गए? यस मैम। पहले आपने अटेंशन अपनी तरफ करना है लर्नर का, फिर आपने उन्हें बताना है कि आप क्या क्या आज सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है उनकी जो पहले से नॉलेज और एक्सपीरियंस है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको एक्टिवेट करना है, वर्किंग मेमोरी में लाना है। उसके बाद जो है जब हम पढ़ा रहे हो तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उसको हाईलाइट करेंगे हम। फिर उसके बाद जो है उनको इनकोड करने का तरीका बताएंगे, इस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह याद रख सकते हैं, जहननशी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम उनसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे जिससे उनकी लर्निंग बेहतर हो सके। उसके और फिर उसको बेहतर करने के लिए, उस लर्निंग को बेहतर करने के लिए हम उन्हें रीइंफोर्स करेंगे। उसके बाद जो है हम उन्हें रिकॉल करवाएंगे, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करवाएंगे कि आपने जो याद किया है वो किस हद तक आपको याद हुआ है। उसके बाद फिर से उसके लिए रीइंफोर्समेंट देंगे उन्हें। उसके बाद जो है हम उस इंफॉर्मेशन को उन्हें जनरलाइज करना बताएंगे, उसको आम करेंगे कि किस तरह आप इसको दूसरे फील्ड में, दूसरे इंफॉर्मेशन में, दूसरे सब्जेक्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये हो गया हमारा लर्निंग। अब हम लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। हमें पढ़ना है अडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर्स के बारे में। अडोलेसेंट्स कौन होते हैं? जो 11 से 20 साल की उम्र के होते हैं, है ना, वो अडोलेसेंट कहलाते हैं। और एडल्ट्स कौन होते हैं? जो 20 साल से बड़े होते हैं, जैसे कि हम और आप। अब देखें, अडोलसेंट और अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं, इन दोनों की खुसूसियात जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। इनके पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ होगा, समाज में जिस तरह से रहते हैं और समाज की इनसे जो तवक्कुआत होती हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं। उनका इमोशनल प्रोसेस, उनकी जज्बातियात जो होती है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। उनका कॉग्निशन मुख्तलिफ होता है, यानी कि समझने का तरीका। ये सारी चीजें उनकी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है। अडोलसेंट लर्नर्स कैसे होते हैं? वो मुकम्मल तौर पर टीचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, अडोलसेंट लर्नर्स एंड्रागोजी में होते हैं। पेडागोजी। पेडागोजी एंड एंड्रागोजी में ये यूएलटी यहाँ पर अप्लाइड होता है ना। ये मुकम्मल तौर से टीचर पर डिपेंड करते हैं और इनका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। इनका जाती एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत कम होता है। ये टीचर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हैं। इंस्ट्रक्टर या टीचर जो होता है वो इनकी लाइफ में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है बनिस्बत इनकी अपनी जात के। इसके बरक्स से अगर हम एडल्ट लर्नर को देखें तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनके अंदर खुद चाह होती है, उनके सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो डिपेंडेंट भी होते हैं खुद पर ज्यादा। वो अपनी तरफ से पढ़ना चाहते हैं, उनकी खुद की ख्वाहिश है, खुद की चाहत है पढ़ने की। और क्या साथ ही साथ उनके पास बहुत सारा लाइफ एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। उम्र अब उनकी 20 या उससे ज्यादा हो चुकी है, उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिससे उन्होंने बहुत सारी बातें सीखी हैं। अब वो सिर्फ दूसरों पर मुनहसर नहीं करते हैं एक्सपीरियंस के लिए। उनके अपनी जिंदगी, उनके साथी होते हैं जिन पर वो डिपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे वो मुकम्मल तौर पर टीचर के ऊपर नहीं डिपेंड करते हैं। तो ये तो फर्क है अडोलसेंट्स और अडल्ट लर्नर के दरमियान। आगे हम इनमें देखेंगे। रिफ्लेक्टिव होगा मैम। जी। रिफ्लेक्टिव लर्निंग टीचिंग होगा इनमें। हाँ, यहाँ पे ह्यूटागॉगी होगी और रिफ्लेक्टिव लर्निंग टीचिंग, लर्निंग, हाँ, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होगी। इन जनरल अगर हम लर्नर्स की बात करें तो उनमें क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। किस तरह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। उनके एज अलग हो सकते हैं, उनका कल्चरल या तहजीबी एनवायरनमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, उनके एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर शख्स का अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। उनका फिजिक बॉडी जो होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, उनकी जहनीत जो होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, उनके जज्बात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उनकी ज़रूरत और गोल्स, मकसद जो होता है उनका वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, लर्नर होते हैं, उनका लर्निंग स्टाइल अलग होता है। वो बिल्कुल सेम सब्जेक्ट, सेम कंटेंट को दो अलग अलग शख्स जो है अलग अलग तरीके से समझता है। ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ लर्नर की बात करें तो उसको जो है 7 बेसिस पर जो है अलग अलग डिवीजन किया गया है। ठीक है। सबसे पहला हम देखें कि पर्सनल या सोशल एट्रीब्यूट्स पे, एक इंसान की पर्सनल खसूसियात जो है, ज़ाती खसूसियात, उसके बिना पर हम अगर हम लर्नर को डिवाइड करेंगे तो किस किस चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। उम्र में, उनकी मैच्योरिटी लेवल में, उनकी टैलेंट या जहनियत पे, उनके मोटिवेशन, उनके एटीट्यूड पे, सब्जेक्ट को वो कितना अच्छे से समझते हैं इस चीज़ पर, उनकी क्षमता और उनकी सलाहियत पर जो है हम लर्नर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ऑटोनॉमी की बात करें, ठीक है, ऑटोनॉमी क्या होती है? हम्म, इनफिरादी। हाँ, खुद मुख्तारी। ठीक है। अगर खुद मुख्तारी के बेसिस पर जो है हम डिवाइड करें तो कुछ स्टूडेंट्स वैसे होते हैं जो खुद मुख्तार होते हैं और कुछ डिपेंड करते हैं दूसरों पर, टीचर पर, क्लासरूम एनवायरनमेंट्स पर। तो फील्ड इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो खुद मुख्तार होते हैं, ये ऑटोनॉमी को प्रेफर करते हैं। इनको चाहिए होता है कि मेरा अपना गोल हो, हम अपने मकसद में काम करें सिर्फ और सिर्फ,
और ये सिचुएशन को खुद से स्ट्रक्चर करते हैं, निजाम अपनी पढ़ाई का खुद से बनाते हैं। ये चाहते हैं कि ये अपने लर्निंग स्टाइल को प्रेफर करते हैं कि मुझे चीजें पढ़ करके समझ में आती है, मैं पढ़ करके ही करूंगा, मैं प्रैक्टिकल नहीं करूंगा। ठीक है। ये अपना पढ़ने का तरीका जो होता है, मेथोडोलॉजी वगैरह, वो खुद से बनाना प्रेफर करते हैं। इसके बरक्स जो फील्ड डिपेंडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्रुप में काम करना प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि ग्रुप का एक गोल हो जिसमें वो सिर्फ सपोर्ट करें। ठीक है। वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर या कंटेक्स्ट में काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और ऐसे लोगों की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। उसके बाद है, अगर हम स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, एक लर्नर जो है रिस्पॉन्स किस तरह से करता है उसकी अगर हम स्पीड की बात करें, उसमें अगर हम डिवाइड करें लर्नर्स को, तो एक रिफ्लेक्टिव होंगे और दूसरे इम्पल्सिव होंगे। रिफ्लेक्टिव लर्नर वो होते हैं जो किसी भी सवाल का जवाब जो है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके फिर देते हैं, आहिस्ता देते हैं, देर से देते हैं। ठीक है ना। स्लो रिस्पॉन्स होता है इनका। और अगर हम इम्पल्सिव लर्नर की बात करें तो उनका फास्ट रिस्पॉन्स होता है। वो जैसे ही सवाल आया, वो पहली बात जो उनके जहन में आई, वो फौरन से उसका जवाब दे देते हैं। ये हो गया आपका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स के बारे में। उसके बाद अगर लर्निंग स्टाइल, यानी कि किस तरह इंसान जो है चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है और ज्यादा अच्छे से याद कर सकता है, उसके बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें तो होगा विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर और मोटर लर्नर। विजुअल लर्नर वो होते हैं जो चीजों को देख करके ज्यादा समझते हैं। अगर उनको आप ग्राफ के थ्रू समझाएं, पिक्चर के थ्रू समझाएं, टेबल वगैरह बनाते तो वो ज्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं जो कि चीजों को सुन करके ज्यादा अच्छे से याद करते हैं। क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा है, समझा रहा है बातों को, वो उस चीज को सुन करके ज्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। मोटर लर्नर्स वो होते हैं जो कि प्रैक्टिकल करके चीजों को समझते हैं। जब खुद से वो कोई काम करते हैं, उस पर प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ऐसे लोग लैंग्वेज के पेपर्स जो होते हैं उसको अ, ज्यादा अच्छे से समझना प्रेफर नहीं करते हैं। मोटर लर्नर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम साइंस की चीजें पढ़ें, ताकि जिसको हम प्रैक्टिकल करके देख सकें और उसको याद रख सकें। लिसनिंग स्किल की अगर बात करें हम, तो उसमें हम लर्नर्स को चार हिस्सों में बांट सकते हैं: एक्टिव, एम्पैथिक, इवैल्यूएटिव और अप्रिशिएटिव। एक्टिव लिसनर कौन होते हैं? जो कि चीजों को बिल्कुल ध्यान दे करके अच्छे से समझ रहे होते हैं। ठीक है, सुन रहे होते हैं कि जो जो बात हमें कही जा रही है हमने उस पर पूरा ध्यान दिया हुआ है। और साथ ही साथ वो इंगेज भी होते हैं उसमें। अगर कोई सवाल किया है टीचर ने तो उसको जवाब दे रहे होते हैं वो। इम्पैथिक लिसनर वो होते हैं जो कि एक्टिवली सुन भी रहे होते हैं, और साथ ही साथ टीचर का जो नजरिया है उस कंटेंट को, उस बात को उस नजरिए से वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग भी हो रही होती है, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर भी हो रहा होता है, टीचर्स के पर्सपेक्टिव को समझना। इवेलुएटिव लिसनर जो होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं। वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, उसकी एक्यूरेसी क्या है, यानी कि वो कितना सही है, उसका माना क्या निकलता है, उसका इस्तेमाल कहाँ पर होने वाला है, इन सब चीजों पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं। जब किसी भी इंफॉर्मेशन को वो सुन रहे हैं तो उनका ध्यान इस बात पे होगा कि अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को हम फला फला जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अप्रिशिएटिव लिसनर आते हैं। अप्रिशिएटिव लिसनर वो हैं जो कि क्लास के दरमियान में जो है, जो भी बातें बताई जा रही है उसको बहुत ही उन्हें इंजॉय करते हैं। ठीक है। उसे एंटरटेन करते हैं, बहुत ही मस्ती में वो सुन रहे होते हैं बातों को, वो अप्रिशिएटिव लिसनर होते हैं। अगर हम थिंकिंग स्टाइल के बिना पर डिवाइड करें लर्नर्स को, तो चार होंगे। पहला है रिफ्लेक्टिव लर्नर्स। रिफ्लेक्टिव लर्नर्स वो होते हैं जो नए इंफॉर्मेशन को पुराने इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। न्यू इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं ये ओल्ड इंफॉर्मेशन से, और चीजों को समझते हैं इस तरह से कि अच्छा, ये जो बात बताई जा रही है आज हमें, वो पहले हमने फला जगह पर सीखी थी या पढ़ी थी। ठीक है। या इससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन था। ऐसा रिफ्लेक्टिव लिसनर करते हैं। क्रिएटिव थिंकर्स क्या होते हैं? वो जो कि नई नई इंफॉर्मेशन में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं।
अगर कोई नई बात उनके आगे रखी गई है तो वो उस पर ज्यादा गौर करेंगे। कोई चीज उन्हें समझाई जा रही है तो वो उस बात से रिलेटेड कुछ नया नया आइडिया उनके जहन में आता रहेगा। ठीक है, वो होते हैं क्रिएटिव थिंकर्स। प्रैक्टिकल थिंकर्स वो होते हैं जो हर चीज के फैक्ट और लॉजिक पर ध्यान देते हैं। ठीक है, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली समझते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। कंसेप्चुअल थिंकर्स वो होते हैं जो इस बात पर ध्यान देते हैं कि किसी भी जो इंफॉर्मेशन उनको दी जा रही है उसका वो इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, वो यूज और एप्लीकेशन पर ज्यादा गौर करते हैं कंसेप्चुअल थिंकर्स। ये हो गया हमारा लर्नर्स का टाइप। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के लर्नर क्या होते हैं, इसके हमें लर्नर का टाइप समझने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जब टीचिंग होती है तो उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि अलग अलग लर्नर्स जो है उनका लर्निंग स्टाइल मुख्तलिफ हो सकता है। तो पढ़ाते वक्त जो है हम उनके लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखें। तो एक इफेक्टिव टीचिंग वो होती है जो कि लेक्चर मेथड से भी पढ़ा रहे हो, वो ग्राफ और चार्ट भी दे रहे हो, यानी कि वो बोल भी रहे हैं, पिक्चर भी दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, ताकि जितने किस्म के लर्नर हैं सारे के सारे उनके मेथड में कवर हो जाएं, कोई छूट ना जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड हम इस्तेमाल करें तो एक किस्म का लर्नर तो उसको समझ पा रहा है लेकिन दूसरे किस्म का लर्नर उसको नहीं समझ पाए। ये हो गया हमारा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि टीचिंग का जो प्रोसेस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स या अनासर असर करते हैं। हमने पढ़ा था क्वाड्री पोलर के बारे में कि टीचिंग हमारी क्वाड्री पोलर है, ये 4 डायमेंशनल है। तो उसमें क्या क्या चीजें थी हमारी जो इफेक्ट कर रही थी? टीचर था, लर्नर, टीचर, लर्नर था, सिलेबस, हम्म एनवायरमेंट। हम्म सिलेबस या करिकुलम हम कह सकते हैं, और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इन चारों चीजों से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे टीचिंग को इफेक्ट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे इसमें। थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर कि टीचिंग का जो है, टीचर का क्या क्या कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक टीचर जो कि एमएड करके आया है, पीएचडी करके आया है, उसके पढ़ाने का अंदाज, और एक टीचर जो कि मान लें कि उसने कोई कोर्स किया था और उसने वो सब्जेक्ट सीख लिया है और अब उसने पढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो नेट की तैयारी करते हैं और उस तैयारी में वो बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं और फिर जब वो compete कर लेते हैं, जब उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, तो अब वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वैसा शख्स और वो शख्स जो कि पीएचडी कर रखा हो उस पेपर में, या उसने कोई दूसरी आला डिग्री हासिल कर रखी हो, उसके पढ़ाने का अंदाज, उसके सोचने का अंदाज जो है मुख्तलिफ होगा पहले वाले से। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है टीचर की वो मैटर करती है। उसके अलावा स्किल जो होता है टीचर का वो इफेक्ट करता है। स्किल जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका, जो मेथड्स वो यूज कर रहा है टीचिंग का, उसको इस्तेमाल करने का उसका तरीका। टीचर का पैशन, ठीक है, कि वो कितनी चाहत, कितनी लगन है उसके अंदर पढ़ाने की, ये भी इफेक्ट करती है। उसका ह्यूमन रिलेशन स्किल, उसका इंटरपर्सनल स्किल जो होगा कि वो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो किस तरह से डील करता है, उसका रिश्ता कैसा है स्टूडेंट्स के साथ, वो भी इफेक्ट करता है टीचिंग को। उसके अलावा एक्सपीरियंस जो है वो टीचर की इफेक्ट करेगी। अब कोई किसी ने नई नई टीचिंग स्टार्ट की है तो उसका स्टूडेंट को हैंडल करने का तरीका, उनको समझाने का, बताने का तरीका वो मुख्तलिफ होगा उसके जिसका जिसके पास 10 साल एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का। ठीक है, उससे अंदाजा है कि किस किस किस्म के लर्नर हो सकते हैं, लर्नर को कौन कौन सी दुश्वारी आ सकती है पढ़ने के दौरान में, इन सारी चीजों का अंदाजा होता है उसे। इसलिए वो बेहतर तरीके से उनसे डील कर पाता है और उन्हें समझा पाता है। और सब्जेक्ट मैटर, एक टीचर को कितना पकड़ है, कितनी ग्रास्प है सब्जेक्ट पर। ठीक है, कितना ज्यादा नॉलेज है उसके पास, किस चीज में उसने स्पेशलाइजेशन कर रखी है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, टीचर की टीचिंग पर असर करती हैं। ठीक है, लर्नर की क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं टीचिंग को? उस लर्नर का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हमने जो अभी टाइप्स ऑफ लर्नर पढ़ा, तो हर टाइप का लर्नर जो है, तो उनका जो वो खुसूसियत है उनकी, वो उनकी लर्निंग पर इफेक्ट करेगी और फर्दर वो टीचिंग को भी इफेक्ट करेगी। लर्नर का एटीट्यूड, उनका मोटिवेशन, ये लर्निंग स्टाइल,
उनका एप्टीट्यूड, उनकी सलाहियत जो है, और रेडीनेस टू टेक रिस्क, यानी कि वो नई चीजों को, नए काम को करने के लिए कितना ज्यादा तैयार है। ये सारी चीजें जो होती हैं लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा लर्नर का वो टीचिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है। सिलेबस या करिकुलम में हम देखेंगे सपोर्ट मटेरियल्स और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। सपोर्ट मटेरियल्स किस तरह से अफेक्ट करेंगे टीचिंग को, तो क्लास में जो कुछ भी हमें पढ़ाया जाता है उसके अलावा जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक, एक तो आपकी मेन टेक्स्ट बुक हो गई जो आपको स्कूल पढ़ा रहा है, उसके अलावा जो दूसरे टेक्स्ट बुक अगर इस्तेमाल करते हैं टीचर बच्चों को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, तो वो एक किस्म का सपोर्ट मटेरियल होता है। अगर कोई नोट्स या हैंड आउट दिया गया, कोई वर्कशीट दी गई कि आप ये घर से कर करके लाएं, वो, कोई अगर हम ऑडियो विजुअल मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हम वीडियो दिखा रहे हैं, रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं बच्चों को किसी चीज की, इंटरएक्टिव वाइट बोर्ड्स, यानी कि वाइट बोर्ड जिसमें के बहुत सारे क्रिएटिव एप्लीकेशंस होते हैं करने के लिए, जो कि हमारा डिजिटल डिवाइस होता है, ये सारी चीजें, तो ये सपोर्ट मटेरियल होती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टीचिंग में। इससे क्या होता है कि टीचर की कैपेसिटी इंप्रूव होती है पढ़ाने की। ठीक है, उसके पास जितना ज्यादा सपोर्टिंग मटेरियल होंगे उतना ज्यादा वो बेहतर तरीके से पढ़ा सकेगा। इससे फर्दर क्या होगा कि स्टूडेंट को लर्निंग में हेल्प मिलेगी, है ना। स्टूडेंट जो अचीव कर रहे हैं वो इम्प्रूव होगा, बेहतर होगा। टीचर जो है नए नए स्किल सीख सकता है सपोर्ट मटेरियल के जरिए। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी मैंने व्हाइट बोर्ड कहा। तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी किस किस्म की हो सकती है, वो ऑडियो हो सकती है, ऑडियो विजुअल हो सकती है, और विजुअल हो सकती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जैसे कि ऑडियो, जैसे कि रिकॉर्डिंग वगैरह अगर किसी चीज की सुना रहे हैं हम, विजुअल यानी कि तस्वीर वगैरह जो होती है, चार्ट, ग्राफ, वो सारी चीजें, और ऑडियो विजुअल जिसमें के आवाज भी हो और तस्वीरें भी हो। तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को यहाँ पर डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। ठीक है, एक प्रोजेक्टेड है और दूसरे नॉन प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड कौन है, वो जिसमें प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा हो। प्रोजेक्टर जो हमारा एक डिवाइस होता है ना, जो कि किसी भी इमेज को एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। तो प्रोजेक्टेड इन इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि फिल्म, कोई वीडियो दिखाना, स्लाइड या प्रेजेंटेशन वगैरह जो होता है। ठीक है, वीडियो प्रोजेक्टर होते हैं हमारे, ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं जिन्हें ऊपर छत में लगाया जाता है। ये सारी चीजें जो है ये प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी के अंदर आएंगी। नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी को डिवाइड किया गया है 5 हिस्सों में। उनमें है ग्राफिक, ग्राफिक जैसे कि चार्ट वगैरह है आपका, जो टेबल बना करके, जैसे ये टेबल है ना, ये टेबल बनाया जो गया है ये ग्राफिक में आ जाएगा, सॉरी हाँ, ग्राफिक में आ जाएगा। कोई पिक्चर या फोटोग्राफ दिखाई जा रही है किसी चीज का, ग्राफ दिखाया जा रहा है, मैप डायग्राम दिखाया जा रहा है। और क्या है, डिस्प्ले बोर्ड है एक किस्म का, नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। डिस्प्ले बोर्ड में आपका ब्लैक बोर्ड आ जाता है, व्हाइट बोर्ड आ जाता है। 3D, 3D में क्या होगा, किसी चीज का मॉडल हमने आपको बना करके दिखा दिया। अगर हम पहाड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हमने पहाड़ का एक मॉडल आपको दिखा दिया। जमीन की सतहों के बारे में अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जमीन की सतह का एक मॉडल बना करके दिखा दिया। ठीक है। वैसे ये ऑडियो जो है एक इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी होती है जिसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रेडियो आ जाएगा, टेलीविजन आ जाएगा, टेलीफोन या मोबाइल आ जाएगा। एक्टिविटीज यानी कि प्रैक्टिकल, जैसे कि फील्ड ट्रिप, फील्ड ट्रिप पे हम आपको ले गए कहीं किसी जगह पर, जू में ले गए, वहां जाकर के आपको समझाया कि देखिए एनिमल्स जो है इस किस्म के होते हैं, हमारा इकोसिस्टम इस तरह से काम करता है। किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इसी के अंदर आता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पूरा यूनिट पढ़ेंगे, एक एक चीज को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। ये हो गई हमारी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इसके बाद हम लर्निंग एनवायरनमेंट देखेंगे। हमारा टीचर हो गया, लर्नर हो गया, करिकुलम हो गया। अब एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एनवायरनमेंट जो होता है वो एक इंडिविजुअल के आसपास की पूरी सराउंडिंग, पूरा माहौल होता है जिससे वो एक्सपीरियंस हासिल करता है और जहाँ से वो चीजों को सीखता है।
इसमें क्लासरूम एनवायरनमेंट होगा, यानी कि आपके क्लास के अंदर का माहौल, उसमें वो माहौल जो है फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल यानी कि वही टेम्परेचर, रोशनी वगैरह, और साइकोलॉजिकल लर्नर का मोटिवेशन, टीचर का मोटिवेशन, ये सारी चीजें। और क्या हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट में, टीचर का भी और लर्नर का भी, उसका जो समाजी मुआशी हालत है। एक शख्स, अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग टीचर जो होते हैं वो डिफरेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के हो सकते हैं, उनकी मुआशी हालत मुख्तलिफ हो सकती है, उनका सोशल बैकग्राउंड मुख्तलिफ हो सकता है, और ये चीज जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टीचिंग को अफेक्ट करती है, क्योंकि वो स्टूडेंट और टीचर के थिंकिंग लेवल को असर करती है। एक शख्स जो कि जिसकी फाइनेंशियल हालत जो है वो बहुत कमजोर है, उसके सोचने समझने का तरीका, और जिसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ज्यादा अच्छी हो, उसके सोचने समझने का तरीका मुख्तलिफ होता है ना। हम स्कूल में जब बच्चों का एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, करवाने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त हम देखते हैं ना कि स्कूल का माहौल कैसा है, वहाँ के टीचर स्टूडेंट्स जो है वो किस तबके से आते हैं। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो जो है बहुत ज्यादा वो गंवार किस्म के लोग हैं, या वो बहुत ज्यादा जो है ऐसे माहौल से आते हैं जहाँ के लोग बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, तहजीब होनी चाहिए लोगों में। तो ये तहजीब और फ्रेंडली नेचर, इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये इंसान जो है अपनी फैमिली, अपने समाज से सीखता है। तो ये जो सोशल फैक्टर है और ये जो इकोनॉमिकल फैक्टर है, ये भी इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग एनवायरनमेंट को एक क्लासरूम में। चंद थ्योरीज ऐसी हैं जिसने इस बात पर जोर दिया है कि हमारी लर्निंग में जो है लर्निंग एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा असर होता है। जैसे कि बांडुरा है, ठीक है, वो एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में कहा कि लर्निंग जो होती है वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू होती है। किसी चीज को हम देखते हैं और उसकी नकल करते हैं तो हम उसको सीख पाते हैं। इन्होंने खास करके छोटे बच्चों के बारे में बताई थी, यानी कि जिंदगी के शुरुआत में और थ्रू आउट लाइफ जो है हम किस तरह से सीखते हैं। तो हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो ज्यादातर अपने बड़ों को, अपने आसपास की चीजों को नकल करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि किस तरह से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है, उस पर असरअंदाज होता है। उसके अलावा विगोत्स्की है, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने भी कहा कि लर्निंग जो होती है वो इंटरेक्शन से होती है। एक शख्स जब अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास के लोगों से, माहौल से इंटरेक्ट करता है तो उस वो जो एक्सपीरियंस होता है उससे उसको लर्निंग होती है। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप एक छोटे बच्चे को जो है एक तन्हा कमरे में बंद कर दें और उसे छोड़ दें वहीं पे 5 6 7 8 साल के लिए, तो उससे क्या होगा कि उसके जहनीत में किसी भी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। उसके बहुत सारे ऐसे फिजिकल डेवलपमेंट भी होंगे, जैसे कि चलने का तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है, हमारा जो जेस्चर पोस्चर वगैरह होता है, वो सारी चीजें हो सकता है उसमें, हो सकता है नहीं बल्कि वो सारी चीजें उसमें डेवलप नहीं हो पाएंगी उस तरह से जिस तरह से एक शख्स समाज में रह करके, लोगों के दरमियान रह करके सीखता है। तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट जो होते हैं वो, उसका नतीजा जो होता है लर्निंग का, वो अलग अलग होता है। लर्निंग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि यूनेस्को ने जो है टाइप्स ऑफ लर्निंग को डिवाइड किया है लर्निंग एनवायरनमेंट के बेसिस पर, तीन चीज में: फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग और नॉन फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग वो होती है जो कि हम एक स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन में सीखते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर्स, उन सब जगह पर। यहाँ पर क्या होता है कि एक ट्रेंड टीचर होता है और एक करिकुलम होता है तयशुदा आपका। वहां पर जो है आप सीखते हैं और वहां से आप डिग्री हासिल करते हैं, आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है वहां पर। तो ऐसे सेटिंग में अगर आपकी लर्निंग हो रही है, ऐसी सेटिंग में आप पढ़ रहे हैं, तो वो फॉर्मल लर्निंग कहलाएगी। दूसरा होता है नॉन फॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल लर्निंग होती है जो कि आप वैसे सेटअप, वैसे इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बाहर सीखते हैं। जैसे कि आपने कोई वर्कशॉप अटेंड कर लिया तो वहां पर आपने कोई चीज सीख लिया। आपने कोई 2 महीने का, 1 महीने का कोर्स कोई हो रहा है, आपने वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो वहां से आपने कुछ सीख लिया। कोई हफ्ते भर की, 3 दिन की ट्रेनिंग चल रही थी किसी चीज की, वहां पर आपने कुछ सीख लिया।
तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि आपके स्किल को डेवलप करती है, वहां पे आप एक हुनर सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, वहां पर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत में ग्रोथ होता है। लेकिन वहां से आपको कोई सर्टिफिकेट हासिल नहीं होता है। ठीक है। तो वैसी लर्निंग जहाँ पर आप सीख तो रहे हैं, आपका स्किल भी बढ़ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो रही है, लेकिन आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, वो कोई स्ट्रक्चर्ड जगह नहीं है, वो कोई निजाम नहीं है, वहां पर कोई कोई एक पर्टिकुलर टीचर नहीं है तयशुदा, तो वैसी लर्निंग को हम नॉन फॉर्मल लर्निंग कहेंगे, वैसे सेटअप पे अगर हम सीखते हैं तो। जैसे कि फैमिली में हम जो चीजें सीखते हैं, जो तहजीब और तरीका हम फैमिली में सीखते हैं, अपने दोस्तों से अगर हम कोई चीजें सीख रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में अगर हम कोई चीजें सीख रहे हैं, तो वो नॉन फॉर्मल लर्निंग कहलाएगी। इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है? वो इंसिडेंटल होती है, यानी कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई चीज, छोटी छोटी चीजें सीखते जाते हैं। हम कहीं गए, किसी को कुछ कहता हुआ सुना, सीख लिया, कोई कोई काम कर रहा है, हमने उसको देख करके सीख लिया। यानी कि इसमें जरूरी नहीं है कि गोल हो इंसान का कि हाँ भाई हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं, बस उसने सीख लिया, वो ऑर्गेनाइज नहीं होती है। एक इंसान को अगर शौक है पेंटिंग करने का, कढ़ाई वढ़ाई करने का, तो उसने यूट्यूब पर जो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं वहां से सीख लिया है। तो ये लर्निंग जो होती है सेल्फ डायरेक्टेड होती है, अगर इंसान चाहे तो वो सीख सकता है। ठीक है। अगर वो ना चाहे तो वो नहीं सीखेगा। यहाँ पर भी कोई सर्टिफिकेट वगैरह की बात नहीं होती, आपको कोई डिग्री नहीं दे रहा होता है, बल्कि इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि टीवी पर बहुत सारे इस किस्म के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम आते हैं, वो इंसान देख रहा है, उसमें उसने सीख लिया। रेडियो पर जो है किसी डॉक्टर की इंटरव्यू चल रही है, वो हमने सुन लिया, हमने सीख लिया कि वो डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसने बता दिया कि आप अपने दिल का किस किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, तो वो जो टीचिंग लर्निंग हुई, इनफॉर्मल लर्निंग कहलाती है। ये हमारा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। नहीं, ये था हमारा फैक्टर्स जो कि हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, वो मुकम्मल हुआ है। अगली चीज जो हमने पढ़नी है इसमें वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। कि टीचिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जो हमने पढ़ा था पेडागोजी एंड्रागोजी वगैरह था ना, मोड एंड मेथड्स कहते हैं। तो मेथड्स को मेनली जो है वो डिवाइड किया गया है टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड में, जो कि अभी तक आप समझ चुके हैं। मुख्तलिफ किस्म के, सॉरी, इन दोनों में जो है टीचर सेंटर्ड लर्निंग की बात करें, और अगर लर्नर सेंटर्ड टीचिंग की बात करें हम, तो इसके जो मेथड्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो हम मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पेडागोजी है, ह्यूटागोजी, एंड्रागोजी में अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं टीचिंग के। टीचर सेंटर्ड वो होता है जिसके मरकज में जो है टीचर हो, जिसके मरकज में टीचर होता है, वहां पे चीजों को ऑर्गेनाइज टीचर कर रहा है, क्या चीज पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजों का डिसीजन जो है वो टीचर के हाथ में हो। और लर्नर सेंटर्ड मेथड वो हुए जहाँ पे ये सारे डिसीजंस का मरकज जो है, डिसीजंस का कंट्रोल जो है वो लर्नर के हाथ में हो। टीचर सेंटर्ड में टीचर एक्सपर्ट होता है और अथॉरिटी उसके पास होती है, पावर उसके पास होता है। लर्नर जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, वो रेसिपेंट ऑफ नॉलेज होते हैं, वो सिर्फ नॉलेज को रिसीव कर रहे होते हैं, इल्म वो हासिल करने के लिए वहां पर होते हैं। जो सामने वाला टीचर सिखा रहा है वही चीजें सीखेंगे। जबकि लर्नर सेंटर्ड में जो है टीचर फैसिलिटेटर बन जाता है, वो अथॉरिटी नहीं रहता है, बल्कि वो फैसिलिटेटर बन जाता है, वो आपकी मदद करता है, वो आपको सहूलत मुहैया करता है, ना कि वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है। टीचर सेंटर्ड में कौन कौन हो गया आपका? यूएलटी, एमएलटी और पेडागोजी, और एंड्रागोजी भी आधा आधा। लर्नर सेंटर्ड में क्या हो गया? ह्यूटागोजी और रिफ्लेक्टिव लेवल। इन मेथड्स को जो है डिवाइड किया गया है यहाँ पे। टीचर सेंटर्ड में क्या क्या आते हैं? लेक्चर्स, टीम टीचिंग या वीडियो प्रेजेंटेशन। इन सारी टीचिंग मेथड्स में टीचर जो है वो मरकज होता है, वो स्टूडेंट्स को बता रहा होता है, और स्टूडेंट्स जो है वो पैसिवली सिर्फ रिसीव कर रहे होते हैं जो टीचर बता रहे हैं उसको। लर्नर सेंटर्ड क्या क्या हो सकते हैं आपके? असाइनमेंट्स हो सकते हैं, टीचर ने आपको असाइनमेंट करने के लिए दे दिया, अब आप घर जा करके खुद से जो है सारा मटेरियल ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से जो है इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हम कैसे सोचेंगे, ये सारी चीजें लर्नर डिसाइड करता है। कोई प्रोजेक्ट आपको करने के लिए दे दिया गया,
कि आप ये घर से करके लाएं। केस स्टडी जो कि हम रिसर्च में करते हैं। ओपन लर्निंग जो होती है, जैसे कि जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, वहां से आप अपने आपने अपनी मर्जी से कोई कोर्स चुना है और वो पढ़ रहे हैं। तो सारी लर्न मेथड्स हैं और ये सारे टीचर सेंटर्ड मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स हैं जो कि पार्शियली, आधे आधे टीचर सेंटर्ड है और लर्नर सेंटर्ड है, जिनका इस्तेमाल हम एंड्रागोजी में करते हैं। ठीक है, वो हो सकते हैं हमारे ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें टीचर और लर्नर दोनों मिल मिलकर पढ़ते हैं। लर्नर भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा होता है, अपना जहन इस्तेमाल कर रहा होता है, और टीचर भी उनको हेल्प कर रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं। ये सारे मेथड्स जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरी चीजों में जो डिवाइड किया गया है वो है हमारा ऑफलाइन मेथड वर्सेस ऑनलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड जो है हमारा कन्वेंशनल तरीका है, हमारा ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाने का। ट्रेडिशनल तरीका हमारा, जिसमें कि एक टीचर होता है, क्लासरूम होता है, और टीचर क्लासरूम में आपको पढ़ा रहा होता है किताब से, ब्लैक बोर्ड पर चौक का इस्तेमाल करके। वो मेथड जो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, वो ऑफलाइन मेथड है। इसमें टीचर जो होता है वो फेस टू फेस पढ़ा रहा होता है ना, इंटरेक्शन आमना सामना हो रहा होता है। टीचर जो है वो टीचर सेंटर्ड होती है ये मेथड्स। यहाँ पे लर्नर्स जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। टीचर का काम होता है आपको सब्जेक्ट कंटेंट को पूरा पूरा समझा देना, और इसमें बहुत से किस्म की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी टीचर इस्तेमाल करता है। इसमें मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि वो डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहा हो टीचर, हो सकता है नहीं कर रहा हो। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है। ड्यूरेशन और पीरियड जो होता है पढ़ाई का वो फिक्स होता है, यानी कि क्लास जो है 1 घंटे की चलेगी, सेमेस्टर जो है वो 6 महीने का चलेगा, 1 साल का कोर्स होगा, ये सारी चीजें फिक्स होती हैं। और ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है, इसमें फेस टू फेस नहीं होते हैं टीचर और लर्नर। आप स्क्रीन पर चीजों को सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ये मेथड्स जो होते हैं वो लर्नर फोकस्ड होते हैं। इसमें लर्नर ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है। टीचर का क्या काम होता है, बस आपको हेल्प करना अ, इल्म को हासिल करने में। यहाँ पे मल्टीमीडिया का जो है भरपूर इस्तेमाल हो रहा होता है, टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा इस्तेमाल हो रहा होता है, ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड लर्निंग होती है। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो फिक्स नहीं हो सकता है। एक शख्स जो है वो चाहे अपने कोर्स को 6 महीने में कंप्लीट करे, चाहे बैठ करके हफ्ते भर में कर जाए या महीने भर में पढ़ जाए पूरा का पूरा। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन मेथड्स में हम पढ़ेंगे स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक वगैरह। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई गई ऑनलाइन टीचिंग पोर्टल्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई गई है ऑनलाइन हायर एजुकेशन में टीचिंग पढ़ चुके पोर्टल। हैं मैम। अच्छा, ये डिटेल में आप लोगों ने पढ़ लिया है। जी मैम। ओके। ये आप आईसीटी लोगों में ने भी पढ़ा पढ़े है कि हुए। क्या क्या चैनल्स होते हैं इसमें, कौन कौन से चैनल जी। हैं, नंबर ऑफ हाँ। चैनल्स, ये सारी चीज पढ़ ली है। जी। चलो बेहतर उसमें है। कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स है, चैनल्स कौन हम्म। से है। क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि स्वयं के कितने चैनल हैं, स्वयं प्रभा के कितने चैनल हैं, और इसमें जो है मुस्तकिल अपडेट होता रहता है ना, तो उस अपडेट को भी हमें जानना जरूरी है। अगली चीज जो है हमारी वो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। वही सपोर्ट सपोर्ट मटेरियल्स की जो हम बात की थी, हमने बात की थी, वही है। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि क्लासरूम में जो हमारा किताब है, जो सिलेबस है, उसके जी अलावा जी। जिन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम्स ट्रेडिशनल है और मॉडर्न या आईसीटी बेस्ड भी है। ठीक है, दो हिस्सों में बांट दिया गया है इसे। ट्रेडिशनल को जो है हम कन्वेंशनल भी कहते हैं और कस्टमरी भी कहते हैं, या इसे चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, क्योंकि पहले ब्लैक बोर्ड एंड चॉक का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कस्टम है जो बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। ठीक है, इसमें जोर किस चीज पर दिया जाता है,
फैक्ट के मेमोराइजेशन पर, कि ये टॉपिक है, ये आपका सिलेबस है, इसको आपने पूरी तरह से समझ के याद कर जाना है, और इसका गोल जो होता है, फोकस ज्यादा होता है कि आप इम्तिहान पास कर जाएं। आप पूरी क्लास में पढ़ें, दूसरी क्लास आप पूरी पढ़ें, मकसद ये है। सारा साल हम इसलिए पढ़ते थे क्योंकि हमारा मकसद होता था कि एग्जाम में पास करके हम अच्छा नंबर ले आए। ये ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं, ये उनका अंदाज है। इसके बरक्स जो मॉडर्न है और आईसीटी बेस्ड है, वो ज्यादातर फोकस करते हैं किन चीजों पर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट पर। वो चाहते हैं कि आप चीजों को अच्छे से समझें। उनका फोकस होता है कि स्टूडेंट को न सिर्फ एकेडमिकली तैयार किया जाए, बल्कि उनको एक अच्छा इंसान भी बनाया जाए। उनके अंदर खुद से सीखने की जो सलाहियत होती है उसको पैदा किया जाए। समाज का एक अच्छा शख्स उसको बनाया जाए। ये आजकल के मॉडर्न मेथड्स इन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हाईटेक इक्विपमेंट्स पर फोकस करता है। ठीक है, आजकल हमारे यहाँ प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड्स आ गए हैं। व्हाइट बोर्ड में वो डिजिटल व्हाइट बोर्ड जो होता है, ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, और इसमें स्टूडेंट की नीड पर फोकस किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक स्कूल है, हाल ही मुझे उसके बारे में पता चला कि वो स्कूल क्या करता है कि हर क्लास में बच्चों की इंटेलिजेंस लेवल को चेक करता है, जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी, और अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल को अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सेक्शन में रखता है। हर स्कूल का सेक्शन होता है ना, ए सेक्शन, बी सेक्शन। तो वो सेक्शन का डिवीजन जो है, वो बच्चों के इंटेलिजेंस, उसकी जहानत के लेवल पे डिवाइड करते हैं। और उनकी जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जो किताबें उनको दी जाती हैं, और टीचर का पढ़ाने का जो भी मेथड्स होता है, वो उनकी इंटेलिजेंस लेवल के बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाता है, और उसी हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाता है। उनके असेसमेंट भी उसी किस्म के होते हैं। जो भी उनको टीचिंग एड दिया जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स करवाए जा रहे हैं, वो उनकी जहानत के हिसाब से करवाए जा रहे हैं जाते हैं। तो ये क्या है? ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग है। ठीक है। ओके, अगला चीज है हमारे इवेलुएशन सिस्टम। इवेलुएशन सिस्टम से आप देखेंगे कि बहुत सवाल होते हैं हमारे एग्जाम में। इवेलुएशन की अहमियत हमें पता है क्या होती है टीचिंग में। इवेलुएट करके हमें पता चलता है कि हमारा जो गोल था, हमारा ऑब्जेक्टिव जो था, टीचिंग का मकसद, वो किस हद तक हमने अचीव किया है, वो अचीव हो भी रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है। ठीक है। इवेलुएशन के प्रोसेस में क्या क्या होते हैं? आप डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। किस तरह से? एग्जाम लेते हैं ना बच्चों का, तो उससे पता चलता है, उनका मार्क्स वगैरह जो होता है, उससे हमें अंदाजा होता है कि कौन बच्चा कितना सीख रहा है। उसको हम उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसको समझते हैं, और फिर इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि वो किस हद तक जो है ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं, और कौन सी नया काम हमें करने की जरूरत है, क्या चीज हमें दोबारा पढ़ाने की जरूरत है। कह रहा है कि इवेलुएशन सिस्टम जो है, उसको चाहिए कि वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी कि वो सारे एस्पेक्ट को इंडिविजुअल के चेक करे, कि हमने जो उसको सब्जेक्ट पढ़ाया है वो भी सीख रहा है या नहीं, उसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, जो समाज में रहने का तरीका होता है, वो अपनी उम्र के हिसाब से, अपने ओहदे के हिसाब से वो सीख रहा है या नहीं। तो इवैल्यूएशन सिस्टम इन सारी चीजों को असेस करे, ना कि सिर्फ जो सब्जेक्ट पढ़ाया है सिर्फ उसे ही असेस करे। ठीक है। और क्या कह रहा है कि इवैल्यूएशन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो थ्रू आउट लर्निंग होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल भर हम पढ़ा रहे हैं और एक बार इस इम्तिहान ले रहे हैं, बल्कि जब हम यूनिट पढ़ा रहे हैं तो उसके दरमियान में भी हम सवाल कर रहे हैं। एक यूनिट पढ़ा दिया, उसके बाद हमने एक असेसमेंट रख दिया कि भाई आपका सिर्फ ये यूनिट टेस्ट है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस होता रहना चाहिए। इवैल्यूएशन का 3 एलिमेंट बताया गया है: मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। ठीक है, इसके डिफरेंसेस कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। मेजरमेंट क्या होता है? कि आपने सिर्फ डेटा या इंफॉर्मेशन जमा कर लिया है, ठीक है ना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। आपने टेस्ट लिया बच्चों का, वो मेजरमेंट हो गया। असेसमेंट होता है कि आपने कंपैरिजन किया है दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को। क्या है ये दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन? एक तो आपने बच्चों का मेजर कर लिया कि उन्होंने कितनी याद की है। दूसरा क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था पढ़ाने का, हम कितनी बातें बच्चों को पढ़ा रहे थे, हम क्या चाहते थे कि ये कितना सीख लें। ठीक है। जब यूनिट टेस्ट हो रहा है तो
उसका क्या मकसद है टीचर का, ये देखना कि इसने पूरा का पूरा यूनिट समझा है या नहीं। मेजरमेंट में हमें पता चलेगा कि उसने कितना हिस्सा यूनिट का समझा है। तो असेसमेंट में हम कंपैरिजन करते हैं, वो जो हमने इंफॉर्मेशन ली थी मेजरमेंट के दरमियान उसमें, और जो हमारा गोल था उसके दरमियान में। इवैल्यूएशन जो होता है, जब हम असेसमेंट कर चुके होते हैं तो जो हमारा नतीजा होता है, रिजल्ट होता है कि कितना सीखा है। मान लें कि 20 मार्क्स का टेस्ट होता है, उसमें से 15 जो है बच्चे ने अचीव किया है, तो वो उसका असेसमेंट हुआ जिसका नतीजा है 15। अब हम उस मार्क्स के बेसिस पर उसको इवेलुएट करेंगे, उसको जज करेंगे, ठीक है। इवेलुएशन में जजमेंट होती है। जजमेंट क्या होता है कि हम उसको पोजीशन देते हैं, ग्रेडिंग देते हैं। पोजीशन ऐसे देंगे कि भाई क्लास में इसने सबसे ज्यादा सीखा है या सबसे कम सीखा है। ग्रेडिंग कैसे देंगे, वो ए प्लस वाला होता है। एक ग्रेडिंग सिस्टम हम बनाएंगे अपना कि अगर आप इतना मार्क्स लाते हैं तो आपको ये नंबर या ये ग्रेड दिया जाएगा। तो इस किस्म की जजमेंट जो होती है वो इवेल्युएशन में होती है। तो इवेल्युएशन जो है वो सबसे बड़ा सर्कल है, वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर असेसमेंट आता है और असेसमेंट के अंदर मेजरमेंट आता है, ठीक है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन पढ़ेंगे। इवेल्युएशन के मुख्तलिफ टाइप्स बताए गए हैं। अगर हम नेचर के बेसिस पर, ठीक है, अगर हम नेचर के बेसिस पर इवेल्युएशन को डिवाइड करते हैं तो वो होगा क्वांटिटेटिव टेस्ट और क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट वो होता है जिसमें हम नंबर देते हैं बच्चों की चीजों को मेजर जो करते हैं, तो उसमें हम उसको नंबर दे सकते हैं, उसको एक अंक दे सकते हैं। ये मेजरमेंट लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्वांटिटेटिव टेस्ट में हम मेजरमेंट लेते हैं और उन्हें नंबर देते हैं। जैसे कि 20 नंबर का टेस्ट था, उसमें आपने जो है 15 नंबर लाया है, 30% लाया है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्वांटिटेटिव टेस्ट का नतीजा होती हैं। ये किस किस्म के हो सकते हैं, ये ओरल हो सकते हैं, है ना, ये रिटेन टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है, इसमें ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे कि बच्चों का क्लासरूम कंडक्ट, क्लासरूम में उनका रवैया कैसा है दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है, वो कितना तमीज से पेश आ रहे हैं। कहा ना कि इवैल्यूएशन में जो है सिर्फ हमें सब्जेक्ट कितना बच्चों ने सीखा है ये नहीं देखना है, बल्कि ओवरऑल एस्पेक्ट देखना है, कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन को रखना है। उनके पर्सनालिटी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, डिसिप्लिन है या नहीं है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी है या नहीं, वो रोजाना क्लास आते हैं या नहीं, ठीक है। एब्सेंटिज्म क्या कहते हैं उसको, अटेंडेंस, बच्चों का अटेंडेंस देखा जाता है, ठीक है। कई जगहों पर आप देखेंगे कि अटेंडेंस पे मार्क्स मिलता है। पार्टिसिपेशन बच्चों का कितना हो रहा है क्लास में, ये सारी चीजें जब हम असेस करते हैं तो इसे हम कहेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट। और क्वांटिटेटिव में क्या होगा कि बच्चों को नंबर दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा नेचर के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें टेस्ट को। अगर हम फंक्शन के बेसिस पर, क्या काम कर रहा है हमारा टेस्ट, मकसद क्या है हमारे टेस्ट का, अगर उस पर हम डिवाइड करें, सॉरी मकसद नहीं, अगर हम सिर्फ कि क्या काम है टेस्ट का उस पर हम डिवाइड करें तो हम चार चीजों में बांट सकते हैं: प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। प्लेसमेंट टेस्ट का क्या काम होता है, ये मेनली एडमिशन के वक्त लिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि आपका प्रायर नॉलेज क्या है, ठीक है, आपको पहले से कितनी चीजें आती हैं। आप बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए गए हैं, तो वो वहां पे टेस्ट करके देखेंगे कि उन्हें यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास, उसमें जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो सारी चीजें उन्हें आती हैं या नहीं। 1 क्लास में जो चीजें पढ़ाई जाने वाली हैं उसके लिए जिस बेस की जरूरत है वो बच्चे के अंदर है या नहीं, ठीक है ना। तो वैसे टेस्ट अगर लिए जाए तो उसे हम प्लेसमेंट टेस्ट कहते हैं। फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट होता है कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात जो हमने कही वो होता है, यानी कि जब टीचिंग के दौरान हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग जो होता है, कि हमने एक यूनिट पढ़ा है, अब हम चेक कर रहे हैं कि बच्चे को ये बात समझ में आई है या नहीं। डायग्नोट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का पता करने के लिए हमें करते हैं, ठीक है ना।
प्रॉब्लम फाइंडिंग होती है इसमें। और किस लिए होती है ये? एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए, ठीक है ना। सोल्यूशन ढूंढने के लिए, मान लेंगे कोई बच्चा जो है वो उसको एक टॉपिक बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही, या कोई टॉपिक ऐसी है जो किसी को नहीं समझ में आ रही है, तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट वहां पे करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आ रही है। मान लें कि पूरी की पूरी क्लास का जो है मार्क्स किसी एक यूनिट में बहुत ही कम आया है, 100 नंबर का टेस्ट था और उसमें सबने 20-20 मार्क्स लाया हुआ है, ठीक है। तो हम वहां पे टीचर जो है टेस्ट करेगा ये देखने के लिए कि क्या चीज थी इस यूनिट में, क्या मसला हो रहा था बच्चों को, किस चीज को ये नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। तो अगर उस चीज का टेस्ट हो रहा है तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाएगा। यहाँ पर डायग्नोसिस हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम समझने की कोशिश की जा रही है ताकि उसका एक हल निकाला जा सके। अगर कोई ऐसा बहुत ही मुश्किल थ्योरी है जो बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, तो हो सकता है उसको ग्राफ के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, प्रैक्टिकल के फॉर्म में, फील्ड ट्रिप करवा करके बच्चों को समझाया जा सकता है। समेटिव टेस्ट क्या होता है? आपका फाइनल असेसमेंट जो होता है, ठीक है ना, फाइनल एग्जाम जो होता है। आपको जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, गोल था, उसके अंदर जो भी चीजें आपको पढ़ानी थी पूरा का पूरा आपको सिलेबस पढ़ाया जा चुका है। अब जो एग्जाम होगा आपका वो समेटिव टेस्ट कहलाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिव को आप इस तरह से याद रखें कि ये फॉर्म करने के लिए, चीजों को बनाने के लिए ये किया जाता है ये टेस्ट, ठीक है। क्या यहाँ पे बनाया जा रहा है? तो एक रास्ता बनाया जा रहा है, ठीक है, कि आप जितनी चीजें आप पढ़ चुके हैं उतनी चीज आपके अंदर आ चुकी है या नहीं, उतना आपके अंदर बिल्ड हो चुका है या नहीं नॉलेज, ठीक है। नॉलेज बिल्डिंग टेस्ट टेस्ट की जाती है थ्रू आउट जर्नी। समेटिव टेस्ट को आप ऐसे याद रखें सम की तरह, ठीक है। सम, ये पूरा सिलेबस का जोड़ जो होगा उसको उसका टेस्ट होता है, उसका एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम रेफरेंस के बेसिस पर, रेफरेंस यानी कि हवाला, उसके बेसिस पर अगर हम टेस्ट को डिवाइड करेंगे तो वो नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्म का क्या मतलब हुआ? नॉर्म का मतलब हुआ नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है ना, नॉर्मल पॉपुलेशन, या इसको कह लें आप आम आवाम। जैसे कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें किस तरह से जज किया जाता है? जो पूरी पॉपुलेशन है, 1,000 लोगों ने कंपटीशन का एग्जाम दिया है, तो उस 1,000 लोगों के दरमियान में आप कहाँ पे लाई करते हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। जब टेस्ट का नतीजा जो है वो इस तरह से हो कि पूरे पॉपुलेशन को, जितने लोगों ने इम्तिहान दिया है उसके दरमियान में आपको जज किया जा रहा है, उसके कंपैरिजन में आपको जज किया जा रहा है, तो वो कहलाता है नॉर्म, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जैसे कि हाँ, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वो होते हैं, इसमें हम परसेंटाइल रैंक जो है वो इसी में दिया जाता है, ठीक है। नॉर्म से इसको याद रखेंगे कि नॉर्मल पॉपुलेशन जो है उससे कंपेयर किया जाता है आपको, ठीक है। नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वैसे टेस्ट को हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? आपका मेयार देखा जाता है, एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। जैसे कि जॉब क्राइटेरियाज होते हैं ना, कि आपके अंदर जो है ये सलाहियत होनी चाहिए तभी आप इस जॉब में आ सकते हैं। जैसे कि आर्मी में भर्ती करने के लिए मान ले कि वहां पर उन्होंने लिमिट लगा दिया कि 6 फीट का इंसान होना चाहिए, तो ये 6 फीट क्या हुआ? ये 6 फीट क्राइटेरिया हो गया। अब जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, पूरा करेगा, इस मेयार पे उतरेगा खरा, वही पास करेगा, ठीक है ना, वही कामयाब होगा। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम जज करते हैं किस बेसिस पर? हमने एक पहले से एक मेयार, एक क्राइटेरिया तय कर लिया हुआ है। जैसे कि 60% जिसको आएगा वो फर्स्ट होगा, ठीक है ना, या फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% आपको आना चाहिए। तो ये 60% जो है ये क्राइटेरिया है। इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि पूरी पॉपुलेशन जो है उसका क्या हालत है, वो किस तरह से काम कर रही है, उसका क्या पोजीशन, क्या स्टेटस है। हमको बस कंपेयर करना होता है, जो हमने एक तय कर दिया है मेयार, उस पर उससे आपको कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है नॉर्मल पॉपुलेशन से, और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है एक क्राइटेरिया से, ठीक है।
कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? बात इसको दरअसल याद क्लियर है। रखने की होती है। चलें, अब अगर हम मकसद और पर्पस के बुनियाद पर डिवाइड करते हैं टेस्ट को, तो फिर से चार डिवीजन होता है हमारा। पहला है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए वो करते हैं। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, सलाहियत जांची जाती है, जैसे कि मान लें यही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या टेस्ट किया जाता है कि आपके अंदर टीचर बनने की सलाहियत है या नहीं। ठीक है ना, टीचर बनने की सलाहियत आपके अंदर है या नहीं, ये देखा जाता है ना। लैंग्वेज का नहीं, लैंग्वेज नहीं, इसको इसी तरह से आप समझे कि एक शख्स की सलाहियत को नापने के लिए, समझने के लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। उसके बाद है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आप कह सकते हैं कि आपका जो फॉर्मेटिव टेस्ट असेसमेंट है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आता है। हमारा जो पहले से तयशुदा गोल था, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, उसको हमने कितना अचीव किया है, ये जानने के लिए जो टेस्ट होता है वो कहलाता है अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है। एप्टीट्यूड में जो है हम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि जो जो आपकी खुसूसियात हमें चाहिए, जिस चीज की जो जो सलाहियत हमें चाहिए, वो आपके अंदर है या नहीं, इस चीज को जांचने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि आपने जो मकसद था वो पूरा हुआ है या नहीं, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं, ये चीज हम टेस्ट करते हैं अचीवमेंट टेस्ट में। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, महारत, आप किसी भी चीज पर कितना ग्रास्प रखते हैं, आपको कितनी महारत हासिल है। जैसे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में देखा जाता है कि आप कितने अच्छे से लैंग्वेज को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम्म, आपकी करंट स्टेटस क्या है, आपके अंदर इस वक्त आपके अंदर कितनी सलाहियत मौजूद, कितनी महारत आपको है चीजों पर, वो चीज जो हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट में देखते हैं। ग्रेड्स की बुनियाद पर अगर हम डिवाइड करें इवैल्यूएशन सिस्टम को, तो डायरेक्ट इवैल्यूएशन होता है और इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन होता है। इसे हम डायरेक्ट ग्रेडिंग या इनडायरेक्ट ग्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ग्रेडिंग या इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है कि आपको मार्क्स दिया जाता है, मार्क्स के बेसिस पर एग्जाम होता है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 500 मार्क्स का एग्जाम है, और उसमें जो है आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि 100 में आपको 20 आया है, 500 में आपको 300 आया है, आपको 60% मार्क्स आया है, आपको 30% मार्क्स आया है। इसमें डायरेक्ट आपको इवेलुएट किया जाता है, आपको जज किया जाता है, आपकी फर्स्ट पोजीशन है या नहीं, आप फर्स्ट पोजीशन के अंदर आते हैं या नहीं, आप सेकेंड डिवीजन के अंदर आते हैं या नहीं, ये सारी चीजें डायरेक्ट इवेल्युएशन में की जाती है। इनडायरेक्ट इवेल्युएशन में क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि जिसको 100 से 90, सॉरी, जिसको 100 से 90 के दरमियान मार्क्स आया है उसे हम ए ग्रेड देंगे, जिसे 80 से 90 के दरमियान में मार्क्स आया है उसे हम ए ए ग्रेड, इसको मान लें कि ए प्लस देंगे, इसको ए ग्रेड देंगे। तो ऐसा शख्स जिसको 99 आया है और ऐसा शख्स जिसको 91 आया है, वो दोनों बराबर है। जिसको 81 आ रहा है और जिसको 89 आ रहा है, वो दोनों बराबर हैं। तो ग्रेडिंग में क्या होता है कि आपको सीधा मार्क्स नहीं दिया जाता है, बल्कि आपको एक कैटेगरी में, एक ग्रेड में आपको डाल दिया जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इवेलुएशन। आगे हम देखेंगे इवेलुएशन सिस्टम जो है हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन में इस्तेमाल किया जाता है आजकल, CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसके बारे में हमें पढ़ना है। वक्त ज्यादा आगे निकल रहा है, बस थोड़ा सा ही बचा है, इसलिए मैं कंप्लीट कंप्लीट कर दे रही हूँ उसे। ओके, CBCS जो है हमारा, ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। ये स्टूडेंट की नीड पर फोकस करती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी पसंद के कोर्स ले सकते हैं और
जिस डिसिप्लिन में चाहे पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक साइंस का बंदा जो है वो लैंग्वेज या आर्ट्स के पेपर्स भी ले सकता है, उसी तरह से एक लैंग्वेज या आर्ट्स का अगर कोई शख्स है तो वो साइंस का भी कोई पेपर ले सकता है। साथ ही साथ जो है ये क्या होता है, इंटर इंस्टीट्यूशन भी होता है कि आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं, आप किसी दूसरे कॉलेज में कोई ऐसा पेपर पढ़ाया जा रहा है, मान लें कि आप साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं, एक दूसरा आर्ट का कॉलेज है, वहां पर पेंटिंग वगैरह सिखाई जाती है, आपको पेंटिंग का शौक है, आप वहां से पेंटिंग का कोर्स ले सकते हैं। तो ये सिस्टम जो होता है ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है। इसमें पूरे चूंकि सीबीसीएस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ये तो पूरे इंडिया का एक सिस्टम है। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट से चाहें पेपर ले सकते हैं, सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, और आपका जो फाइनल इवैल्यूएशन होगा, आपके जो मार्कशीट्स तैयार होंगे, डिग्री जो आपको मिलेगी, उसमें आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो आपस में कोलैबोरेशन किए हुए रहते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं वो, ठीक है। सीबीसीएस में हम देखते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम होता है ना, 6 मंथ्स का। इसमें बहुत इवैल्यूएशन के लिए अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सिर्फ वो रिटन या ओरल टेस्ट नहीं होता है, बल्कि आपको असाइनमेंट के थ्रू भी इवैल्यूएशन होता है। आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, वो 10 मार्क्स 20 मार्क्स का असाइनमेंट होता है। प्रेजेंटेशन के थ्रू आपका होता है। क्लासरूम में आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं आप क्लास में, कोने में आप बैठे रहते हैं, आपकी अटेंडेंस लो है, अटेंडेंस अच्छी है, इन सारी बातों पर जो है जज किया जाता है सीबीसीएस में। यूजीसी ने जो है इवैल्यूएशन के लिए 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम दे रखा है, ठीक है। डायरेक्ट ग्रेडिंग खत्म हो गई है इसमें, इसमें इनडायरेक्ट ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अलग अलग ये पॉइंट्स के लिए अलग अलग ग्रेड है। ये लेटर ग्रेड है। 10 में क्या होता है कि आपका 100 से 90% अगर मार्क्स है आपका तो आपको 10 ग्रेड मिलता है। उसी तरह से अगर आपका 90 से 80% मार्क्स है तो आपको 9 ग्रेड मिलता है। ये ग्रेड पॉइंट्स दे दिए गए हैं, आपको डायरेक्ट अपना मार्क्स नहीं पता चलता है कि कितना मिल रहा है आपको, आपको एक कैटेगरी में डाला जाता है। इसके बाद सीबीसीएस के बाद जो है हम देखेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, ठीक है। जैसे कि ओपन स्कूल्स वगैरह में होता है, एनआईओएस है ना, उसमें क्या होता है कि इम्तिहान जो आपका नहीं है ना, एनआईओएस में तो सेंटर पे जाना पड़ता है। जो आप ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं, जैसे आपका स्वयं स्वयं प्रभा वगैरह है, उसके इवैल्यूएशन कैसे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की वजह से क्या हुआ है कि कैंडिडेट की रीच बढ़ गई है। जो रिमोट एरियाज में बहुत दूर दराज में रहते हैं, किसी छोटे से गांव में रहते हैं, वहां पे आसपास कोई कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी तो मेन शहर में होती है ना, अगर शहर से दूर कोई लोग रह रहे हैं तो ऑनलाइन वो इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। उनके लिए इम्तिहान देना आसान हो गया है, उनके लिए कोर्स पढ़ना आसान हो गया है। तो कहा जाता है कि पेडागोजिकल मेथड में जो सीबीटी है वो एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, वो काम को तेज करता है, बेहतर बनाता है, ठीक है। और आजकल जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो है हर चीज में हो गई है। आपका नेट जो है वो यूजीसी का एग्जाम, नीट का एग्जाम, आईबीपीएस का एग्जाम, ये सारे के सारे जो है वो सीबीटी बेस्ड हो गए हैं। सीबीटी को फर्दर दो हिस्से में डिवाइड किया गया है, लीनियर टेस्ट और अडेप्टिव टेस्ट। क्या होता है ये? लीनियर टेस्ट वो होता है जिसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार किया जाता है और सारे बच्चों को वही दिया जाता है, जैसे आपके नेट के एग्जाम में होता है ना, हम आप अगर एक ही पेपर से एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सेम होंगे, है ना। लेकिन अडेप्टिव टेस्ट में क्या होता है, ये कैट गेट और नीट, इन सब बहुत सारे इस किस्म के एग्जाम्स हैं जो कि अडेप्टिव टेस्ट हो चुके हैं अब। इसमें होता क्या है कि आपको क्वेश्चन तो एक बार में एक ही आता है स्क्रीन पर, आप एक क्वेश्चन करेंगे फिर आप अगले क्वेश्चन में जाएंगे, है ना। तो एक मान लें कि आपको एक आसान सवाल दिया है स्क्रीन पर, अभी एक आसान सवाल आया है, उस सवाल को हल करने में आपको आसानी होती है या मुश्किल होती है, उसकी बुनियाद पर आपका अगला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन को आसानी से हल कर पा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो इस क्वेश्चन से ज्यादा मुश्किल होगा। अगर आपको जो है मुश्किल हो रही है इस क्वेश्चन को हल करने में, तो अगला सवाल जो होगा वो उससे आसान सवाल होगा। तो स्टूडेंट को आंसर करने में जो डिफिकल्टी हो रही है उसके बेसिस पर जो है अगला क्वेश्चन दिया जाता है स्टूडेंट्स को।
तो वैसे टेस्ट को अडेप्टिव टेस्ट कहते हैं। ठीक है। इवेल्युएशन सिस्टम में नए नए इनोवेशंस क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा सीबीटी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप क्विज बना सकते हैं, लोगों को क्विज दे सकते हैं, टेस्ट तैयार कर सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है। ये अडेप्टिव टेस्टिंग जो है हमारी, ये भी एक इनोवेशन है हमारी इवेल्युएशन सिस्टम में, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। कंटिन्यूअस असेसमेंट जो है, ये भी हमारे मॉडर्न टीचिंग में आता है, जो ट्रेडिशनल था उसमें नहीं था, ये नया इनोवेशन है। एक रिमोट प्रॉक्टरिंग है, इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन जब एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो वेब कैम, आप जो सिस्टम दे रहे में एग्जाम दे रहे होते हैं उसमें कैमरा होता है, और उस वेब कैम के थ्रू जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी निगरानी कर रहा होता है। ठीक है। कोई शख्स नहीं होता है दूसरी तरफ, बल्कि सॉफ्टवेयर आपकी निगरानी करता है कि आप किसी किस्म की कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। आइल्स ऐसे में हम जो वही समझिए, आइल्स एग्जाम में। आइल्स के एग्जाम में, अच्छा मुझे मालूम नहीं था। ठीक है। आइल्स के एग्जाम में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कि एक स्टूडेंट जो है वो कहीं भी रह करके एग्जाम दे सकता है, और उसको रियल टाइम में उसी वक्त जो है एक वेब कैम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है उसको निगरानी रख रहा होता है उसकी। चलो, ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। किसी को कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? तो मैंने जो है ये आप लोगों को समझा दिया है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। मैम अभी पढ़े? नहीं, अभी नहीं पढ़ेंगे। देखा